दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR वन खुद से कैसे फाइल करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। कौन कौन सी इनकम ITR वन में रिपोर्ट कर सकते हैं वो भी बताएंगे। सभी तरह की इनकम जो जो ITR वन में रिपोर्ट हो सकती है वो आपको कहाँ कहाँ पे कैसे डालनी है सब कुछ बताएंगे। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 12 लाख रुपए तक की आपकी टोटल इनकम टैक्स फ्री होती है, तो वो भी बताएंगे कैसे आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उस पे आप चार्जेस देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, उनके लिए आईटीआर वन एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी वो आईटीआर वन फाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईटीआर वन कौन-कौन फाइल कर सकता है। देखिए अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको पता है आपके लिए आईटीआर वन एप्लीकेबल होगा, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा स्किप कर दीजिए। वहाँ पे हमने आईटीआर वन फाइलिंग जहाँ से स्टार्ट कर रखी है वहाँ से देख सकते हैं। पहले हम कुछ देर बात करेंगे कि किन-किन लोगों को आईटीआर वन फाइल करना होता है। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी है। अगर आपके केस में वो है तो आपको आईटीआर वन फाइल नहीं करना है, जो एप्लीकेबल फॉर्म है वो आपको फाइल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन-किन केसेस में आईटीआर वन एप्लीकेबल होगा। तो देखिए सैलरी इनकम है आपकी या फिर पेंशन इनकम है। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने एआईएस और टीआईएस के अंदर। ये चेक करने के बाद में ही आईटीआर वन सेलेक्ट करें। पहले आप लॉगिन करें, एआईएस टीआईएस में जाएँगे, जैसे कि कहाँ पे आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन करने पे एआईएस का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उधर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। किस तरीके से ओपन होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका एआईएस ओपन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर रेंट की इनकम आ रही है आपको। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने किराए पर दे रखा है, वो इनकम भी आप आईटीआर वन में दिखा सकते हैं। ये कहाँ पे दिख रहा है? अगर एआईएस टीआईएस में दिख रहा है तो। अगर डिविडेंड इनकम दिख रही है तो भी आप आईटीआर वन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट या फिर अदर कहीं बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से कोई इंटरेस्ट आया हो तो। शेयर मार्केट में आपने कुछ खरीदा हो, शेयर्स खरीदे हों, म्यूचुअल फंड खरीदा हो, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हो सिर्फ, उसको जब तक आप बेचते नहीं हैं, प्रॉफिट नहीं होता, तो तब तक उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो जब आपने खरीदा है, तो आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। किन-किन केसेस में आईटीआर वन नहीं होती, वो आप देख लीजिए। अगर आपके केस में मिसलेनियस पेमेंट दिखा रहा है एआईएस के अंदर, यानी कि आपने कहीं क्रेडिट कार्ड का बड़ा यूज़ किया है। अगर किसी क्रेडिट कार्ड को आप साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो एआईएस के अंदर रिपोर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए अगर आपकी सैलरी इनकम है, सिर्फ आप आईटीआर वन फाइल कर रहे हो, तो सरकार आपसे पूछ सकती है कि 10 लाख रुपए आपने क्रेडिट कार्ड में कहाँ यूज़ करे। अब ये अमाउंट आपको चेक करना होगा। 10 लाख से नीचे है तो वो एआईएस में नहीं दिखेगा। 10 लाख से ऊपर है तो वो दिख रहा होगा। उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक की लिमिट होती है 10 लाख। अलग-अलग बैंक में 5-5 लाख है तो दिक्कत नहीं आएगी, वो नहीं शो होता है। लेकिन एक ही बैंक में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कर दिया, वो दिख रहा होगा। अब आपकी सैलरी इनकम मान लेते हैं लगभग है 7-8 लाख रुपए, और आपने आईटीआर में वो दिख रहा है कि 10 लाख रुपए आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट करा, तो फिर यहाँ पर आपके क्वेरी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पास क्वेरी आ सकती है। अगर आपकी सैलरी है 25-30 लाख रुपए, उस केस में 10 लाख रुपए आपने खर्च करे क्रेडिट कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके खर्चे जो हैं वो आपकी सैलरी के मुकाबले कितने हैं। सैलरी के मुकाबले खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो दिक्कत आ सकती है, तो आपको आईटीआर वन नहीं फाइल करना, तो आपको दूसरा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। और बात करते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। आपने अगर कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड या फिर कुछ आपने बेचा है स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड, तो वो आपका आईटीआर में दिख रहा है, एआईएस के अंदर दिख रहा है। जैसे कि परचेज दिख रहा है तो दिक्कत नहीं है, सेल दिख रहा है ना, अब यहाँ पर भी 2 चीज़ होती है। पहली कि आपको अगर लॉस हुआ है, छोटा-मोटा ही लॉस हुआ है कि भई 1000, 2000, 5000 का लॉस हुआ है, आप उसको आईटीआर में नहीं दिखाना चाहते, आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट भी देखिए कुछ कंडीशन में 100, 200, 500 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है, आप इग्नोर कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 1000 रुपए प्रॉफिट है और आपकी सैलरी इनकम जो है वो 5-6 लाख से ज़्यादा है, उस कंडीशन में 1000 रुपए भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उस 1000 के ऊपर भी टैक्स बनता है। 200 रुपए बनेगा, 20% टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म है, अगर आपका सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ केवल और केवल लॉन्ग टर्म है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं आईटीआर वन। आईटीआर वन में लॉन्ग टर्म वाली भी चीज़ दिखाई जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ अगर आपका प्रॉफिट हुआ है 5-6 हज़ार रुपए से ज़्यादा, तो आईटीआर वन में ना दिखाएँ। अगर लॉन्ग टर्म है तो दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आईटीआर वन में नहीं दिखा सकते, तो आपको आईटीआर वन फाइल नहीं करनी है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं।
आज के टाइम में काफ़ी सारे जो लोकल ई-मित्र वाले होते हैं, सीएससी सेंटर, कंप्यूटर ई-मित्र कैफ़े खोल के बैठे होते हैं ना, वो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, 200-300 रुपए में आईटीआर फाइल करते हैं, वो सबकी आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं। वो बोलते हैं इन चीज़ों को मत दिखाओ, इनको मत दिखाओ। कल परसों हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं, "सर हमारे जिससे फाइल कराते हैं वो तो ये दिखाता ही नहीं है।" अगर गवर्नमेंट के पास इसकी जानकारी है, आप उसमें एआईएस के अंदर क्लिक करेंगे ना, आपको उसकी परचेज़ प्राइस भी दिखा देगा, सेल प्राइस भी दिखा देगा। तो सरकार के पास पूरी जानकारी है कि आपको कितना प्रॉफ़िट हुआ है, तो ऐसी ट्रांज़ैक्शन को छुपाने की गलती ना करें। कैश डिपॉज़िट या फिर कैश विथड्रॉवल। अब देखिए, आपने बताया कि मैं सैलरी पे काम करता हूँ, मेरी सैलरी है जो डायरेक्ट बैंक में आती है। उसके अलावा फिर आपने कैश डिपॉज़िट या कैश विथड्रॉवल क्यों करा लिया? अगर छोटा-मोटा है, ये अमाउंट 2-3 लाख रुपए है तो ब बैंक जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करेगा। रिपोर्ट कब करते हैं? इन केस आपका आधार, पैन लिंक वगैरह नहीं है, आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दे रखा है, उस केस में दिख सकता है या फिर ये अमाउंट बड़ा हो, 10 लाख, 20 लाख से ज़्यादा हो, तो उस केस में दिखेगा। अगर ये दिख रहा है आपने 10-20 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विथड्रॉ या डिपॉज़िट किया है, तो उसका आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये भई कैश आया कहाँ से या फिर आपने कैश विथड्रॉ किया है तो किस लिए विथड्रॉ किया है, उसका सबूत प्रॉपर आपको रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रीज़न वैलिड है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। वरना आपको बिज़नेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड आपने कैश पैसा निकाला होगा, ज़मीन खरीदी, बेची, अगर आपने बता दिया ना मैंने ज़मीन बेची, वो पैसा जमा कराया है। ज़मीन बेचना इल्लीगल होता है कैश के अंदर। वो अमाउंट आप केवल टोकन अमाउंट जो होता है ना 20,000 रुपए तक का, वो कैश में रख सकते हो, बाकी सारा बैंक के थ्रू होना चाहिए। तो ये अगर आपका दिख रहा है तो आपको बिज़नेस इनकम दिखानी पड़ेगी और बिज़नेस इनकम आईटीआर 1 में नहीं आती, आईटीआर 3 या फिर 4 में आती है। कमीशन इनकम, अब कमीशन इनकम अगर आपको कहीं से मिली है, ये छोटा-मोटा अमाउंट है, आपका मेजर इनकम नहीं है। जैसे कि आपकी सैलरी है 8, 10, 12 लाख रुपए और कमीशन इनकम आपको 50-60 हज़ार रुपए मिल गई, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो अदर इनकम में दिखा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सैलरी इनकम नहीं है और मेजर इनकम आपकी कमीशन से ही होती है, 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितनी भी होती है, तो आप आईटीआर 1 फाइल ना करें, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 फाइल करें। इसको अदर इनकम में ना दिखाएँ फिर। अगर आपका ये मेजर इनकम सोर्स है, तो इसको बिज़नेस इनकम में दिखाओ। अगर आपकी ये पार्ट टाइम इनकम है, भई सैलरी आ रही है अच्छी खासी 7-8 लाख रुपए, फिर उसमें अदर देन 50-60 हज़ार कमीशन और आ गया, तो आप आईटीआर 1 में अदर सोर्सेज़ में दिखा सकते हो, वरना आपको प्रॉपर कमीशन इनकम की ही आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 में भी आप दिखा सकते हो, अदर इनकम में नहीं दिखाओ। आईटीआर 4 में वैसे कमीशन इनकम नहीं आती, लेकिन आप 100% बिज़नेस दिखाना चाहो तो आईटीआर 4 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। बिज़नेस रिसिप्ट, अब बिज़नेस रिसिप्ट में भी फिर वही बात आ जाती है, छोटा-मोटा अमाउंट है तो आप आईटीआर 1 में अदर सोर्सेज़ में दिखा सकते हो, 100% इनकम होएगी। मतलब कि आपका सैलरी है 5 लाख और उसके साथ बिज़नेस रिसिप्ट दिखा रहा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अगर आप बिज़नेस रिसिप्ट को अदर में दिखाना चाहो, आईटीआर 1 में अदर इनकम में डाल सकते हो, पूरा का पूरा 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है और सिर्फ़ बिज़नेस इनकम है, वो भी 2 लाख से ज़्यादा है, 50-60 हज़ार से ज़्यादा है या 2 लाख से ज़्यादा मान लीजिए आप, इसका अमाउंट थोड़ा बड़ा कर सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा है ना, तो आप आईटीआर 1 फाइल ना करो। वो बिज़नेस इनकम है तो उसको बिज़नेस में दिखाओ, आईटीआर 3 में दिखा सकते हो या आईटीआर 4 में भी दिखा सकते हो। छोटा-मोटा सैलरी नहीं है, पूरा आपका फुल टाइम यही काम है तो आईटीआर 1 फाइल ना करो। अब देखिए काफ़ी सारे जो ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो ऑनलाइन कमीशन बेस पे काम करते हैं, यानी कि उनको हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर पैसा मिलता है और उनमें से 5-6% का टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, 5% का, किसी केसेस में 10% का। तो वो जो लोग होते हैं ना, उनका पेमेंट बिज़नेस रिसिप्ट में दिखाता है, वो आईटीआर 1 में फाइल कर सकते हैं अगर वो पेमेंट टोटल छोटा है। अगर बड़ा अमाउंट है तो आईटीआर 4 या 3 में जाना चाहिए। वीडीए, क्रिप्टो का अगर आपका ट्रांज़ैक्शन दिख रहा है, वो ट्रांज़ैक्शन भले ही ₹50 का भी हो, तो आईटीआर 1 फाइल नहीं करनी है, आईटीआर 2 फाइल करनी है या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी है। क्रिप्टो, वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई ट्रांज़ैक्शन है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, अगर आपने कहीं पहले, अब तो बंद हो गया है, पहले कहीं ऑनलाइन गेम वगैरह खेला है, ड्रीम 11, विज़न 11 काफ़ी सारी कंपनियाँ होती थी। जुलाई में पिछले साल बंद हो चुकी थी 2025 में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीने में अगर आपका कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करनी है, 2 या फिर 3 फाइल करनी है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, तो आईटीआर 1 आपको फाइल नहीं करनी है। वो ट्रांज़ैक्शन आपकी एआईएस में भी नहीं दिखती है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग वगैरह कर रखी है, आपने ट्रेडिंग कर रखी है, छोटी-मोटी करी है भई, आपने बोला मैंने 1-2 ट्रेड करी, 15-20 हज़ार का टर्नओवर हुआ, उसमें 500-600 प्रॉफ़िट या फिर लॉस हो गया, 1000-2000 प्रॉफ़िट लॉस हो गया, तो आप आईटीआर 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ही प्रॉफ़िट ₹5000 या बड़े अमाउंट का प्रॉफ़िट है या फिर लॉस है,
तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस इनकम आती है, अगर आपकी सैलरी नहीं है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम सैलरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनकी सैलरी में से 10% का फ्लैट टीडीएस कटता है, तो उनको भी ITR 1 फाइल नहीं करनी चाहिए, ITR 4 या फिर 3 फाइल करनी चाहिए। अगर पेमेंट छोटा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी हैं, आपका हर महीने 15,000 का पेमेंट होता है, साल भर का लगभग 1.5 लाख रुपए पेमेंट होगा, उसमें से 10% टीडीएस कट रहा है, टोटल पेमेंट 10 डेढ़ लाख है, तो आप ITR 1 फाइल करके अदर सोर्सेज़ में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बड़ा अमाउंट हो जाता है ना, तो ITR 1 फाइल नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी हैं, टीडीएस आपका सेक्शन 194 जे, 194 जे बी के अंदर कट रहा है, तो उस कंडीशन में ITR 3 या फिर 4 की तरफ आपको चले जाना चाहिए, ITR 1 नहीं फाइल करनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा किन-किन लोगों को ITR 1 फाइल करनी होती है। चलिए अब आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए एआईएस, टीआईएस हमने ओपन कर रखा है। इस केस में देखिए डिविडेंड इनकम है, सेविंग इनकम है, एफडी की इनकम है। इसके अलावा सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड आ गया, तो यहाँ पर ITR 1 फाइल होगी या फिर नहीं? नहीं होगी। अगर ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अब ये पता कैसे चलेगा? ये आपको जहाँ भी आपने अकाउंट है ना, डीमैट अकाउंट आपका जहाँ है, वो ब्रोकर आपको रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा, वो रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें आपको पता चलेगा भई ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर ये सारा लॉन्ग टर्म है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर इसमें कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म है और उसमें लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर उस लॉस को आप ITR में दिखाना चाहते हो और लॉस का कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हो ताकि अगले साल में उसका बेनिफिट मिले, तो उस कंडीशन में आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। ITR 1 में काम नहीं चलेगा। अब बताइए ये दूसरा केस देखिए, इसमें देखिए डिविडेंड इनकम है, सेविंग इनकम है, एफडी इनकम है, इंटरेस्ट है, यहाँ तक तो सब सही था, ठीक है। लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, अब ये देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी बड़ा अमाउंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, 21 लाख के आसपास है। तो इस कंडीशन में तो ITR 1 फाइल नहीं करनी चाहिए। अगर ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म है, तो भी इसमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितना हुआ। अगर सवा लाख से ज़्यादा प्रॉफिट है तो ITR 1 में नहीं आ सकता। अगर 1,25,000 के नीचे-नीचे प्रॉफिट है और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म है तो ITR 1 में आ सकता है। लेकिन यहाँ देखेंगे बिज़नेस रिसिप्ट भी आ गई। अब देखिए सैलरी इनकम नहीं है, लेकिन बिज़नेस रिसिप्ट आ गई और मिसलेनियस पेमेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड वाली ट्रांज़ैक्शन भी आ गई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की। तो यहाँ पर तो ITR 3 या 4 ही फाइल करना सेफ है। 1 और 2 तो आप यहाँ पे फाइल करिएगा ही नहीं, अगर आपके में भी ये ऐसे मिसलेनियस पेमेंट 30 लाख के आसपास दिखा रहा है तो। परचेज़ ऑफ सिक्योरिटीज़, ये परचेज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ कहीं भी आ सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक और केस, डिविडेंड इनकम है, सेविंग इनकम है और एफडी इनकम है। इस केस में देखिए अगर आपका यहाँ पर सैलरी इनकम भी है ना, तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। इस केस में ITR 1 फाइल हो सकती है। ITR 1 फाइल करने के लिए एआईएस, टीआईएस चेक कर लिया, उसके बाद में आपको चेक करना है फॉर्म 26 एएस। इनकम टैक्स के पोर्टल पे ई फाइल पे आएँगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आएँगे, यहाँ पे व्यू 26 एएस मिलेगा ना, इस फॉर्म को आपको चेक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखना है आपकी सैलरी इनकम होगी ना, तो वो यहाँ दिखा रही होगी और उस पे टीडीएस कटा है ना अगर, तो वो टीडीएस भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर टीडीएस नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि हमारे केस में एफडी इनकम दिखा रहा है जिसमें 15 जी और एच सबमिट था, तो यहाँ पर टीडीएस नहीं कटा है। तो इसको भी अपन रिपोर्ट करना सीखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप खुद से स्टेप बाय स्टेप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्लियर कर लिया कि भाई आपको गलत ITR सेलेक्ट नहीं करनी है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद होम पेज आपके सामने ऐसा ही आएगा। बाकी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ये यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आप देखेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 26-27 होएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 होएगा। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको टू फाइल स्टेट यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहले आपने कोई फाइल कर रखी थी, बीच में आपने बंद कर दिया था, तो रिज्यूम भी आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे टिक रखना है, इधर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे ITR 1, प्रोसीड विथ ITR 1। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको कुछ बता रहा है, अगर आपकी इनकम 50 लाख के नीचे है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपका 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के नीचे है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के नीचे है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। 2 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है तो आप ITR 1 में उसको भी रिपोर्ट कर सकते हो। प्रोसीड करते हैं।
ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा है। नहीं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए। जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको कंटिन्यू कर देना है, ओके करेंगे। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, आपको देखना है। उसमें वहाँ पर आपसे सेकेंडरी एड्रेस पूछा जाएगा। वहाँ पर आपका सेकेंडरी एड्रेस अलग है प्राइमरी से, तो आप एंटर कर दो। सेम है तो उसको सेम एज़ प्राइमरी का टिक का ऑप्शन मिलेगा, उसको येस पे टिक करके आगे कंटिन्यू कर देना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल में एडिट करेंगे ना, तो ये नीचे आएँगे थोड़ा-सा तो ये पूछेगा, यहाँ पर येस कर देना है और आपको कंटिन्यू कर देना है। उसको कंटिन्यू पे सेव कर दिया, फिर नीचे आएँगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा आपसे। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं या फिर पीएसयू में काम करते हैं। पेंशनर हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएँगे और अदर यानी कि आप प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, नौकरी ही नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे टिक रखना है। 31 जुलाई लास्ट तारीख है, उससे पहले-पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी है, उसके बाद में ये ऑटोमैटिक ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। नीचे आएँगे, नो पे टिक रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आईटीआर फाइल करने के लिए नो पे टिक करना है। फिर नीचे आएँगे और आपको वेदर दिस रिटर्न इज़ फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पे नो रखना है। काफ़ी लोग इसको येस कर देते हैं। देखिए आप अपने परिवार में किसी क्लाइंट वगैरह की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो नो ही इसको पड़ा रहने दें। नीचे बैंक डिटेल में आपको सारे बैंक ऐड कर लेने हैं और एक बैंक को रिफंड के लिए चूज़ कर लेना है अगर आपका रिफंड बनता है तो। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम, दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की। आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी फॉर्म 16 आपको मिला है, उसमें जो ग्रॉस टोटल सैलरी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। 2 नंबर पे आपको परक्विजिट्स अगर दे रखे हैं फॉर्म 16 में, तो वो भी आपको लिख देना है। फॉर्म 16 के हिसाब से सेम टू सेम भरना है। अगर आपकी सैलरी आपको बोले हर महीने मेरे को 50,000 बैंक में आती है डायरेक्ट, आपको फॉर्म 16 वगैरह कुछ नहीं मिलता। 50,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए की सैलरी बनेगी, तो आप 6 लाख भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप बोलो कि मैंने 2 महीने नौकरी ही नहीं करी, तो 50,000 के हिसाब से 10 महीने की नौकरी आप लिख दीजिए, 5 लाख रुपए लिख दीजिए, जितनी आपकी इनकम है उतना लिख दीजिए। अगर आपको फॉर्म 16 मिला है, तो फॉर्म 16 के हिसाब से डालिए। कंपनी स्विच करिए, 2 कंपनी से नौकरी है, तो दोनों का टोटल करके डालिए, ठीक है? अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता, भई आप बोलते हो कि मेरी सैलरी 8-9 लाख के आसपास है, कंपनी फॉर्म 16 नहीं देती, तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा हिट हुआ है ना, उसको टोटल कर लो। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद में बस और नीचे आ जाना है एग्ज़ेम्प्ट अलाउंसेस। देखिए न्यू टैक्स रिजिम में एग्ज़ेम्प्ट कुछ नहीं होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर नीचे आ जाना है और आपको सेव कर देना है। कुछ-कुछ चीज़ें एग्ज़ेम्प्ट होती है। अब देखिए वो क्या होती है, यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। जैसे कि रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ ऑफिशियल वेदर नेम कॉल्ड ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन के एम्प्लॉय के लिए होता है, आपके लिए नहीं है ये। अलाउंसेस परक्विजिट गवर्नमेंट बाहर इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, दैट कम अमाउंट ग्रेच्युटी मिलती है अगर आपको, तो उस केस में ये ग्रेच्युटी का जो पैसा होता है वो वाला एग्जेम्प्ट होता है, तो वो यहाँ आप ले सकते हो। उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको इनमें से कुछ ऐसा अमाउंट मिला है जो एग्जेम्प्ट है, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते। काफ़ी लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी ऑप्शन है, लेकिन ये पूरा पढ़िए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ना, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी को मिलता है। अगर आपके पास इसका प्रूफ नहीं है, आपके इसका सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो क्लेम नहीं करना। इसका अमाउंट मिलता है लगभग 16-32 हज़ार के आसपास मिलता है, तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आप हैं, आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ होगा, अगर आपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर रखा है तो, वरना आपको कुछ भी अलाउंस नहीं डालना है। फेक अलाउंस हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की। अब आ जाना है नीचे, ये देखिए 75,000 ऑटोमेटिक इसमें से कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी और आपको सेव कर देना है। पहला ऑप्शन सैलरी का कंप्लीट हो जाता है, बस। दूसरे ऑप्शन में आना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप आएँगे डिटेल ऑफ इनकम, यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है उसकी डिटेल ऐड करनी है। आप हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम हो सकती है? आपको रेंट इनकम हो सकती है, तो उसकी डिटेल आपको बतानी ज़रूरी है। पहले तो आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस देना पड़ेगा, कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, उसका एड्रेस दे दिया। फिर आप यहाँ पर पूछेगा ओनर आप ही हैं,
तो आपको बता देना है भई आप ही हैं, सेल्फ हैं ओनर। अब ये पूछेगा को-ओनर भी है क्या? अगर है तो येस करके को-ओनर की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए हमने येस किया तो आपके पास कितना परसेंटेज है वो ये 100% बता रहे हैं। को-ओनर की डिटेल डालते ही ये परसेंटेज कम हो जाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर को-ओनर नहीं है तो नो कर दीजिए, 100% आपकी हो जाएगी प्रॉपर्टी। ये तो प्रॉपर्टी की डिटेल दे दी। अब पूछ रहा है प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है क्या? हाँ, दे रखी है। नहीं दे रखी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको क्लिक कर देना है। ये तो हो गया आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपने किराए पर दे रखी है, वहाँ से किराया आ रहा है तो लेट आउट पे करना है। यहाँ पर आपको किराएदार की डिटेल देनी होगी। किराएदार आपको इनकम दे रहा है। आपके पास इनकम आ रही है, अगर आपका रेंट जो है वो रेंट ना वो 50,000 से ज़्यादा है, तो किराएदार की ड्यूटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की। 50,000 से ज़्यादा मंथली रेंट है तो। अगर उसने टीडीएस डिडक्ट करा है, तो यहाँ पर आप ये डिटेल भर दीजिए और आपको टीडीएस को जो है वो लास्ट में क्लेम कर लेना है। नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, सिर्फ़ नाम डाल के भी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर अमाउंट डालना है, कितना रेंट मिला, पूरे साल का रेंट कितना होता है। यहाँ पर आपको वो अमाउंट डाल देना है, ठीक है? और उसके बाद में कोई टैक्स अगर आपने पे किया लोकल अथॉरिटीज़ को, कोई लोकल आपने जो भी आपके एरिया में चलता है उसके हिसाब से टैक्स वगैरह आपने पे किया, तो वो अमाउंट की आप डिडक्शन ले सकते हो। जैसे कि 1,20,000 का रेंट मिला और हमने टैक्स पे किया था ₹1,200, तो 1,200 की डिडक्शन आप देखेंगे मिल गई ना यहाँ पर। अब इस अमाउंट में से 30%, 30% की डिडक्शन ऑटोमैटिकली मिल जाती है। आपका 70% अमाउंट ही टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है भई आपने रहन-सहन उसमें मेंटेनेंस का थोड़ा तो खर्चा वगैरह किया होगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको वो 30% की छूट देकर पूरा अमाउंट पे टैक्स ना लगे, वो बोलते हैं कि 35,000 की छूट मिल गई और जो बचा उस अमाउंट 83,000 पे आपका टैक्स लगेगा। और टैक्स भी कब लगेगा? अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर जाती है तो। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जिस पे आपने लोन भी ले रखा है और उसको ही किराए पर चढ़ा रखा है, तो उसकी आपको डिडक्शन भी मिल जाती है लोन के जो इंटरेस्ट की है। अगर आपने लोन ले रखा है और उसको किराए पर दे रखा है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप उसकी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, हमने किराए की तो डिटेल डाल दी, अब उसकी इंटरेस्ट की डिटेल भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, फेक फर्जी डिटेल डाल देते हैं। पहले तो चलता था 2 साल पहले तक, लेकिन पिछले साल से इस पे सब चीज़ आपसे माँगी जाएगी। लोन कहाँ से ले रखा है, बैंक से है, लोन कौन-सी कंपनी से ले रखा है उसका नाम, लोन का अकाउंट नंबर, लोन किस तारीख को सैंक्शन हुआ था, टोटल कितने अमाउंट का लोन था, ये सारी चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर है आपके पास सही जेन्युइन तो डाल दीजिए, गलत मत डालना, कुछ भी ऐसे डालोगे ना फँस जाओगे बुरी तरह से। इसको डाल देना अगर आपके केस में है तो। ये हो जाएगा आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और उसका इंटरेस्ट की डिटेल कंप्लीट। इसको सेव कर देना है अगर आपके केस में है तो, हमारे केस में नहीं है तो हम इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद में सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और क्या इनकम आती है? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में देखिए एफडी का इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड इनकम आती है, सेविंग इनकम आती है, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। ये देखिए इंटरेस्ट, पिछले साल हमने आईटीआर फाइल करी, उसमें हमने 50,000 का रिफंड लिया था। तो वो जो 50,000 का रिफंड है ना, सरकार ने 2-3 महीने बाद दिया, तो उस पे ब्याज भी मिलता है हमें, तो ये वही ब्याज है। 50,000 की जगह हमें 50,750 मिला था। तो ये जो ब्याज है ना, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। इसको डिलीट करने की गलती नहीं करना क्योंकि ये आपकी इनकम है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट, एफडी और इंटरेस्ट ये सब आ गए, डिविडेंड आ गया। ये आपको अमाउंट वेरीफ़ाई कर लेना है अपने एआईएस से या फिर अपने बैंक स्टेटमेंट से या फिर जहाँ पे भी आपको पैसा मिला है उससे वेरीफ़ाई कर लेना है। मैच कर रहा है तो ठीक है, मैच नहीं कर रहा तो इसको एडिट करना है। यहाँ पे डिविडेंड पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। इस अमाउंट को जैसे कि आपको लगता है ये 2684 नहीं भई 2700 है, तो इसको 2700 कर देना है। कम नहीं कर देना, ज़्यादा आ रहा है मतलब आप गलत हो। ज़्यादा कहाँ से आ रहा है पहले वो पता करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भई ये 100% गलत है, ज़्यादा आ गया है, तो कम कर देना वरना मत करना। कर दिया कम तो बाद में नोटिस पक्का है। ये हो गया, सब कुछ आपको देख लेना है। इनमें से जो एडिट करना है कर दीजिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन है ऐड करना चाहो, फैमिली पेंशन। अगर आपके अकाउंट में आपके फैमिली मेंबर की किसी की डेथ वगैरह हो गई उसके बाद की जो पेंशन आपको मिल रही है, तो आपको वो भी बतानी पड़ेगी। इसमें कितना मिलता है आपको, यहाँ पर 25,000 रुपए तक छूट मिलती है या फिर 1/3 ऑफ पेंशन। 1/3 कितना होता है, जैसे कि आपको 30,000 रुपए पेंशन मिली, तो 30,000 का 1/3 10,000 की आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये डिडक्शन देखिए सरकार ने ऑटोमेटिक देनी चाहिए थी, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं आती है, तो आप क्लेम करना चाहो कर सकते हो। 10,000 से 1 रुपया भी बढ़ा देंगे ना, ये डिडक्शन नहीं क्लेम होएगी। देखिए 20,000 कर दिया तो ये क्लियर बता रहा है कि 1/3 या फिर 25,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी।
यानी कि आपका पेंशन अमाउंट 3 लाख है, तो आपको 3 लाख में 25,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है? वरना 1/3 आप ले लीजिए, मैक्सिमम 1/3 और 25,000 जो भी है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और क्या-क्या इनकम हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे पीएफ फंड वगैरह हैं काफ़ी सारे। अब ये जो पीएफ फंड होता है ना, इसमें वो टैक्सेबल होता है, एक लिमिट होती है वहाँ पर, उस लिमिट से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो लिमिट तक का तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। एक्स्ट्रा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो टैक्स फ्री नहीं होता है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, तो वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप देखोगे एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम में आप डालेंगे, यहाँ पर आप 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 5,000 एक डालोगे तो आईटीआर 1 फाइल नहीं करने देगा, और 5,000 डालोगे तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कंपनसेशन मिला है कोई गवर्नमेंट से, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से। आप देख सकते हो कुछ-कुछ इनकम होती है, सम रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीज़न माइनर, एलआईसी से कोई पैसा वगैरह आया है, एनपीएस, पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी स्कीम्स जो होती है ना, इनका मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ से आपको पैसा मिला है ना, तो वो आप आईटीआर में दिखा दीजिए, उस पे टैक्स तो वैसे ही लगना नहीं है। नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से बैंक में बड़ा अमाउंट हिट करता है, तो उसका दिक्कत हो सकता है। ये हो गया एग्जेम्प्ट वाला ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन आ जाता है कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक, तो आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल देनी है। सेल वैल्यू है 5 लाख, बाय वैल्यू थी 3 लाख। तो 1,25,000 से ऊपर चला गया ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको 1,25,000 तक का आप डाल सकते हो। 1,25,000 से ज़्यादा डालना मतलब आईटीआर 1 में आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है एरर हो, लेकिन आपका 1,25,000 से ज़्यादा कैपिटल गेन है, तो आपको यहाँ पर नहीं डालना है। 4 लाख डाल देते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख गेन है, तो ठीक है। शॉर्ट टर्म भी है आपका अगर, तो आईटीआर 1 फाइल नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा बस। कन्फर्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, बस आईटीआर 1 यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आगे कुछ नहीं है। टोटल डिडक्शन में आना है, डिडक्शन है तो डालिए। देखिए यहाँ पर आपको एडिट करने का ही ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है, केवल एनपीएस के अलावा। अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, ये अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा, इसको नहीं छेड़ना है। अगर नहीं आ रहा तो पहले वेरीफाई करो क्या आपके फॉर्म 16 में है, क्या आपने एक्चुअल में एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किया है तो एडिट करके अमाउंट डाल दो। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ बेसिक, ये आप अमाउंट डाल सकते हो। मैक्सिमम डाल नहीं सकते, अगर इन्वेस्ट किया है तो ही डाल सकते हो, ठीक है? हमारे केस में नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं डालेंगे और कंफर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है सैलरी से तो यहाँ दिखेगा। इसको अमाउंट को मैच करना है फॉर्म 26 एएस से। अगर यहाँ पे कम अमाउंट आ रहा है ना, एडिट करके बढ़ा देना है, ठीक है? उसके बाद में सैलरी के अलावा कोई टीडीएस है एफडी वगैरह से, तो वो यहाँ दिखेगा, बस। उसके अलावा कोई टीसीएस है तो वो यहाँ दिखेगा, टीसीएस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने खुद से कोई टैक्स पेमेंट किया है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब आ जाते हैं कंफर्म कर देंगे, और लास्ट वाले ऑप्शन में वेरीफाई अवर टैक्स लायबिलिटी। हमारी इनकम हो गई 5,81,000, टैक्स बना 17,568, जिस पे सरकार ने हमें रिबेट दे दी, क्योंकि 12 लाख और 60,000, इनकम 12 लाख, टैक्स 60,000 तक आपको पूरी रिबेट मिल जाती है, और आपको नीचे आना है, कंफर्म कर देना है। ये हो गई आईटीआर कंप्लीट। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। पेमेंट करना है हमें ₹0 का। अगर आपके केस में पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा, और आपको पे नाउ करके ही आगे बढ़ना है। अगर आपके केस में रिफंड लिखा हुआ आ रहा है तो उतना रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा आईटीआर प्रोसेस होने के बाद में। आईटीआर फाइल करने के 5-7 दिन के अंदर आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, अगर आपका छोटा अमाउंट है। अगर बड़ा अमाउंट है, 20,000 से भी ज़्यादा है, तो टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन आईटीआर जैसे ही प्रोसेस होएगी, उसके 1-2 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। कौन से बैंक अकाउंट में आएगा? जो आपको स्टार्टिंग में आपने बताया था, सेलेक्ट किया था, उस बैंक अकाउंट में आएगा, और आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, प्रीव्यू एंड सबमिट। इस पे आपको टिक करना है, अपनी प्लेस डालनी है, और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर देना है। ई वेरीफाई मतलब ओटीपी के थ्रू सबमिट कर देना है। ई वेरीफाई के और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आपको जो सही लगे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार ओटीपी बेस्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।